नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2। 1.2 का जो पहला सवाल है वो सामने आपके लिखा हुआ है। हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या जो स्वयं से कट रही हो या फिर एक से कट रही हो, उसके अतिरिक्त कोई उसे ना काट पा रहा हो, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसे खंड हमको करने हैं गुणनखंड जो स्वयं से संख्याएं कट रही हों या एक काट पा रहा हो उसको, ऐसे हमको संख्याएं चाहिए। तो पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक ही सवाल में 5 सवाल दे रखे हैं, 5 सवाल में से एक एक करके हम सवाल करेंगे। पहला सवाल है 140। 140 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लिखेंगे हल 140। इसमें हमको पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर काटते हुए जाना है। पहले हम 2 से काटेंगे, 70 बार जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 35 आया। अब देखो 35 दो संख्याओं से कट रहा है, एक तो 7 से कट रहा है और एक 5 से कट रहा है। दो संख्याओं से कट रहा है, लेकिन हम पहले छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या की तरफ चलेंगे। तो पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या से काटेंगे। तो पहले 5 छोटा है तो 5 से काटेंगे इसको 7 बार, फिर उसके बाद 7 से काटेंगे एक बार में। ये बन गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? 140 के जो खंड आए हैं, टुकड़े आए हैं, गुणनखंड आए हैं, ये इस रूप का हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमारे गुणनखंड निकले हैं 2, 2, 5 और 7, 140 के ये गुणनखंड हैं। और अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं हैं जिनको फिर पुनः काटा ना जा सके। तो 2 है, 2 है, 5 है और 7 है, ये अभाज्य संख्या है। इनको दोबारा किसी संख्या से काटा नहीं जा सकता। अब इसके बाद हमको करना क्या है? सवाल नंबर 1 हो ही गया। अब सवाल नंबर 2 करना है। सेम पैटर्न पर होगा, सेम तरीका लगेगा इसमें। तो अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। अब सवाल नंबर 2 156 दे रखा है। अब 156 में भी वही काम करेंगे। 156 को हल करेंगे। 156 भी हम देख पा रहे हैं 2 से कट रहा है, 2 से ये गया 8। अब इसके बाद फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से। अब इसके बाद 2 से कट गया, अब 2 से नहीं कटेगा, 39। 2 से नहीं कटेगा तो हम इसके 2 से आगे बढ़ेंगे। 2 से आगे आता है 3, क्या देखेंगे? 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसलिए इसको 3 से काट देंगे। अब इसके बाद इसको देखेंगे कितने से कट रहा है। ये 13 से ही कट रहा है, इसलिए हम 13 से ही काटेंगे। अब इसके बाद इसके खंड क्या निकले, इसको लिखेंगे 56 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये निकलेगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 156 के, ये रहे। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल हो ही गया। अब सवाल नंबर हम 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 भी दोनों सवालों के जैसा ही होगा। सवाल नंबर 3 दे रखा है 38, 25। अब इसको लिखेंगे हल 38, 225, सॉरी 25। अब इसको देख रहे हैं हम 5 से तो ये कट रहा है, लेकिन अगर 5 से पहले भी किसी संख्या से कट रहा है तो काटेंगे। 5 से पहले 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3। तो ये देखेंगे कि 2 से तो कट नहीं रहा, 2 से नहीं कट रहा तो चेक करेंगे क्या 3 से कट रहा है। 3 11, 11 2 13 5 18। हाँ, ये 3 से कट रहा है। 3 से 3 कम 3। अब 8 2 बार चला है, 3 दूने 6 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूने 6, 2 आ गया, 7 बार जाएगा, 1 बचा, 5 आ जाएगा। इसके बाद ये 3 से कटेंगे। अब पुनः देखेंगे क्या 3 से कट रहा है। अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, अन्यथा आगे किसी दूसरी संख्या से काटेंगे। अब देखेंगे 3
3 10 5 15। अभी भी ये 3 से कट रहा है, कटता हुआ दिख रहा है। हम 3 से काट देंगे, जो 12 और 3 दूनी 6 और 3 पची 15। अब फिर चेक करेंगे क्या 3 से कटा। जब तक यह 3 से कटेगा तब तक हम इसको 3 से काटेंगे, अन्यथा इसके आगे वाली संख्याओं से काटेंगे। अब इसको देख पा रहे हैं तो यह 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से तो कटता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है, तो हम 5 से काट देंगे। 5 40 पचम 25। अब इसके बाद फिर यह 5 से कट रहा है आसानी के साथ, 5 से कट रहा है। 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35। अब इसके बाद यह 17 से ही कटेगा, ये हो गया। इसके बाद ये है 338 25 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × ये है हमारा सवाल नंबर 3 का आंसर। सवाल नंबर 3 हो गया है। अब सवाल नंबर 4 और 5 सेम इनके ही जैसे लगेंगे। सवाल नंबर 4 भी कर लेंगे, जैसे इनके हम गुणनखंड कर रहे हैं ऐसे ही 4 नंबर का भी गुणनखंड होगा। सवाल नंबर 4 5 इसको भी हल करना है। अब ये हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि 5 से कटता हुआ दिख रहा है, तो हम इसको पहले तो देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 2 से तो यह कट ही नहीं रहा, 3 से भी नहीं कट रहा है। अब 5 से देखेंगे, 5 से कट रहा है। 5 एकम 5 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे 5 से अब यह फिर नहीं कट रहा है। 5 के बाद 7 आता है, 7 से देखेंगे चेक करके 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 से ये कट रहा है। 7 एकम 7 बचा 3 7 चौक 28, अब बचा 2 7 त्रिक 21। अब इसके बाद यह 7 से भी नहीं कट रहा है। अब आगे देखेंगे किस संख्या से कट रहा है। क्या यह 9 से कट रहा है, तो 9 से भी नहीं कट रहा है। अब यह 11 से कट रहा है, तो 11 लिख देंगे। 11 एकम 11 बचा 3 33 हो गया, 3 बार कट जाएगा। अब इसके बाद यह किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 एक बार। अब इसके खंड क्या हुए, 0 0 5 बराबर वह 5 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 का आंसर। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 लिखेंगे और हल करेंगे। सवाल नंबर 5 3 से पहले देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 2 से तो नहीं कट रहा है। यह देखेंगे तो 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा। या सीधा सीधा अगर आप सवाल लगाओगे तो 17 से कटता हुआ नज़र आएगा आपको। 17 से काटेंगे सीधा सीधा, 4 बार जाएगा, 17 चौक 68 बचेगा 6। अब इसके बाद जाएगा 3 बार, और इसके बाद 11 हो जाएगा, ये बचेगा 7, तो 7 आ जाएगा। अब इसके बाद ये किससे कट रहा है, तो 17 से नहीं कट रहा। आगे देखेंगे किससे कट रहा है। 17 के बाद आता है 19 अभाज्य संख्या, तो 17 के बाद जब 19 लेंगे तो 19 से भी यह कटता नज़र आ रहा है, जाएगा 2 बार में। इसके बाद बचेगा 5, फिर इसके बाद जाएगा 3 बार। अब इसके बाद यह 23 से ही कट जाएगा एक बार में। अब इसका कितना होगा आंसर, 74 29 का होगा 17 × 19 × 23, ये हो जाएगा आंसर। ये हमारे 5 सवाल हो गए। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी जैसे सवाल नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन थे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त निकालिए, मतलब लासा, आपने सुना हो एलसीएम, और महत्तम समापवर्तक मतलब कि एचसीएफ, दोनों को निकालना है। निकालने के बाद हमको चेक भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो लासा गुणे मासा है या नहीं। अगर लासा गुणे मासा के बराबर आ रहा है तो सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो हमने आपको बताया भी था, एक सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। उसी सूत्र का इसमें सत्यापन करना है, सिद्ध करना है कि जो लासा और मासा आया है
वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अगर कम या ज़्यादा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लासा या मासा में गलती होगी। तो सवाल नंबर पहला हम करेंगे। सवाल नंबर पहला है 26 व 91। 26 और 91, इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। इनका जो लासा आएगा और मासा आएगा उन दोनों का गुणा किया जाएगा। उन दोनों का गुणा जो आएगा वह इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गलत होगा सवाल, तो हमको सिद्ध करना है। अब हम इसका लासा निकालेंगे और मासा निकालेंगे। अब इनका पहले तो गुणनखंड किया जाएगा, उसके बावजूद बाद ही निकाल पाएंगे। तो अब हम करेंगे हल इसको। 26 का अलग करेंगे और 91 का अलग करेंगे। ये 2 से कट जाएगा 13 बार में और 13 से कटेगा ये 1 बार में। इधर कर लेंगे इसका 91 का। 91 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है 13 बार में। उसके बाद 13 बार में से कट रहा है 1 बार में। इनके अब गुणनखंड क्या है? 26 का आया है 2 गुणे 13 और 91 का आया है 7 गुणे 13। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और अन्य संख्याएं भी हों। जैसे इसमें जो एचसीएफ निकलेगा हमारा वो 13 निकलेगा। दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या होगी वो हमारी एचसीएफ होगी। हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13। और इसमें एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा जो कॉमन है उन संख्याओं को एक बार लेंगे। एलसीएम कितना है निकलेगा? एलसीएम में 13 एक बार ले लेंगे। 13 तो हट गया, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे एलसीएम में। अब यहाँ 13 तो चला गया, ऊपर देखेंगे 26 वाली लाइन में 13 चला गया, बचा 2 को इंटू में कर लें। अब नीचे वाली लाइन में भी 13 चला गया, लिख लिया, पहले कॉमन था। अब इसके बाद बचा इंटू 7। तो हमारा एचसीएफ जो है 13 है। एलसीएम गुणा करेंगे तब आएगा एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 13 का हम अगर 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 91। 91 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 ने 18 और 2 आ जाएगा ये 182। एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए। इसका मतलब है जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा करो और जो एलसीएम एचसीएफ निकला है इनका गुणा करो, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। इधर हम हल करते हैं एलसीएम की। अब हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड पद बराबर किसके होना चाहिए? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब पहला पद क्या है? पहला है 26, दूसरा है 91, बराबर हो जाएगा। एचसीएफ कहाँ दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 13, एचसीएफ 13 नोट कर दो। और एलसीएम कितना दे रखा है? 182। अब इनका दोनों का यदि हम गुणा करें तो दोनों पक्ष समान आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर आ रहा है सेफ एलसीएम के। अगर गुणा करने पर वैल्यू सेम नहीं आ रही, समान नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा कितना वैल्यू? इधर आएगा 2366, इधर भी आएगा 2366। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हल करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम सवाल नंबर 2 में भी निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है जो संख्याएं हमको दे रखी हैं, जिन संख्याओं को हमका लासा और मासा निकालना है उन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद एचसीएफ और एचसीएफ का गुणा करेंगे, दोनों का समान आएगा तो समझ जाएंगे कि हमारा सही है। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है 92 और 510। अब हम हल करेंगे।
92 और 510 में इनका पहले हम गुणनखंड करेंगे। 2 से कट जाएगा, ये जाएगा 8 6, फिर 2 से कटेगा, ये आएगा 2 3, फिर 23 से कट जाएगा, 1 आएगा। इसके बाद 510 का कर लेते हैं। 510 का करेंगे, 2 से कटेगा, 2 से जाएगा 2 बार, बचेगा 1, 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। अब इसके बाद ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से कट जाएगा, ये 3 नंबर 24, 5 बार जाएगा। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, कट जाएगा, 5 कम 5, 5 3 15। अब इसके बाद ये 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें से 92 का आया है 2 × 2 × इसके बाद आया इसका 2 × 3 × 5 × 13। इससे पहले वाले सवाल में क्या निकाले थे, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले थे। एचसीएफ निकाले थे, जो कॉमन था उसको मान लिए थे एचसीएफ है, और जो कॉमन था उसको एक बार लिए थे और बाकी अंकों को बार ले लिए थे, जिससे हमारा एचसीएफ निकल गया था। इसमें थोड़ा हम परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उससे आपको वह वाली विधि भी क्लियर हो जाएगा और यह वाली विधि भी क्लियर हो जाएगी। दोनों विधियां आपकी समझ में आ जाएंगी। अब इसको करना क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। जैसे इसको लिख दिया जाए 2 की पावर 2, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है इसको। और इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, इन सब की 1 है। अब करना क्या है, हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। इसमें कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ इसका जब निकालेंगे तो इसमें नियम है कि जो संख्या कॉमन है उसकी न्यूनतम घात यदि लेंगे तो वह हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इसकी न्यूनतम घात कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, और इसकी न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इसके बाद एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम निकलेगा जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 2 की पावर 2 है। इसके बाद इसका गुणा करेंगे, 23 भी लिख लेंगे, 3 भी लिख लेंगे, ये वाला इसमें बचा था 23, इसमें बचा 3 5 13, 3 5 और 13। अब इसके बाद एलसीएम अगर इसका पूरा गुणा किया जाएगा तो आएगा 23,460, 23,460। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकल आया और एचसीएफ निकल आया। अब इनका क्या करना है, दोनों का गुणा करेंगे और दोनों का गुणा आना चाहिए पहले और दूसरे पद के गुणनफल के बराबर। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि वास्तव में सही है या नहीं। हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड पद बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब दोनों का मान रखेंगे, दोनों के मान फर्स्ट पद कितना है 92 इंटू सेकेंड पद 510 बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना निकला 23,460 इंटू 2। अब एक चीज़ इसमें दिख रही है, 2 से गुणा करेंगे अगर इसका हम, और 5 से 10 का गुणा 92 से करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वह सही है। अब निकालेंगे, अब जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 46,920, ये आएगा 46,920 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका अगर भी गुणा करेंगे तो 46,920 ही आएगा, और जब इसका दोनों का आएगा तो हम कह सकते हैं सिद्ध हो गया। लिखेंगे इति सिद्धम, हम लिख सकते हैं कि सिद्धम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यह सिद्ध हो गया है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा था वह फर्स्ट पद और सेकंड पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी जैसे हमने सवाल नंबर 1 में और 2 में किया है वैसा ही काम हमको सवाल नंबर 3 में भी करना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद दोनों का गुणा करेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष समान हैं
या नहीं। सवाल नंबर 3 लिखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है 54 और 336, दो पद थे 54 और एक था 336। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, हल करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। 54 के भी खंड कर लेंगे और 336 के भी, जिससे हमको लासा और मासा निकालने में आसानी होगी। 2 से काटेंगे जाएगा 4 7 बार। अब इसको 3 से काटेंगे, कटेगा तो 7, फिर 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा। अब इसके बाद इसको काटेंगे, 2 से कटेगा कम 2 13, 6 बार जाएगा, आ जाएगा 62। फिर 2 से काटेंगे आएगा 8 4, फिर 2 से काटेंगे आएगा 4 2, फिर 2 से काटेंगे आएगा 2 और 1। अब इसके बाद ये 3 से काटेंगे आएगा 7, 7 से काटेंगे आएगा 1। अब इसके बाद इनके क्या खंड निकले, 54 का निकला है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 336 का निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 3 इंटू 7। अब इसमें देखेंगे HCF निकालने के लिए कि दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो कॉमन इसमें हमको 1 2 दिख रहा है और 1 3 दिख रहा है, बस। तो लिखेंगे 2 इंटू 3 बराबर 6। HCF निकला 6। LCM में क्या करेंगे, LCM में जो कॉमन है पहले उनको लिखेंगे, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। इसके बाद जो बचा है उसको नोट करेंगे। 3 2 बार बचा है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इतना है। LCM पूरा अगर इसका गुणा किया जाएगा तो कितना निकलेगा, अगर इनका पूरा गुणा किया जाए तो 30 24 इतना निकलेगा। इसके बाद अब हमको HCF भी पता हो गया, LCM भी पता हो गया। अब क्या करना है, अब हमको जांच करनी है। वही लिखेंगे, फर्स्ट पद इंटू सेकेंड पद बराबर होता है LCM इंटू HCF के। अब दोनों के सबके मान रख देंगे, इधर दोनों के इधर दोनों के। उसके बाद गुणा करेंगे, देखेंगे दोनों के मानों के रखने के बाद वैल्यू जो है सेम आ रही है या नहीं। इधर लिखेंगे 54 इंटू 336 बराबर हो जाएगा, इधर आया है 6, इधर आया 324 इंटू 6। अब इनका अगर गुणा किया जाए 324 इंटू 6 का, तो ये आ रहा है 18144, और ये भी इतना आ रहा है 18144। इसका मतलब क्या है, हमारा सिद्ध हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इसको लिखेंगे इति सिद्धम। लिखने के बाद यही हो जाएगा आंसर। दोनों HCF और LCM और दोनों पद का गुणा जब किया गया तो दोनों सेम आए। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी 3 सवाल हैं, 3 क्वेश्चन हल करने हैं हमको। सवाल नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है ऐसी संख्याओं से हम इनको काटेंगे जो पुनः किसी तीसरी संख्या से न कट रही हो। इसका मतलब ये है कि अभाज्य का मतलब होता है कि या तो वह संख्या स्वयं से कट रही हो या वन से कट रही हो, अन्यथा किसी तीसरे से ना कट रही हो, उसका कोई तीसरा गुणनखंड ना हो, स्वयं और वन के नाम, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य। ऐसी संख्याओं से हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM निकालना है। सवाल नंबर फर्स्ट है, इसको हम हल करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट 12 है, 15 है और 21 है, इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए इसके पहले हम एक एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस पहले हम 12 का निकालेंगे 6, उसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 पूरा कट गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे 15 का निकालने के लिए 3 से काटेंगे, 5 बचेगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। इसके बाद हम 21 बचा, 21 को उतार दी, 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 1 बार जाएगा। अब
12 के अभाज्य गुणनफल निकले 2 2 3, और उसके बाद 15 के निकले हैं 3 गुणे 5, और 21 के निकले हैं 3 गुणे 7। अब ये निकले। अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए हम इनमें देखेंगे तीनों में कॉमन कौन सी संख्या है। जो संख्या कॉमन होगी वह हमारी एचसीएफ हो जाएगी, और जो संख्या कॉमन के बाद बचेगी, कॉमन और बची हुई संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। अब इसको करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर हम देख रहे हैं कॉमन इसमें क्या है, 3 कॉमन इसमें भी है, 3 कॉमन इसमें भी है, 3 कॉमन इसमें। तीनों में जो सब में तीनों में जो होगा वही कॉमन होगा, वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकला है 3। एलसीएम कितना निकलेगा? एलसीएम निकलेगा जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, जो कॉमन होगा एक बार, और जो कॉमन के अतिरिक्त होंगी संख्याएं उनको हम रख देंगे। कॉमन है 3 रख दिए इनटू। अब इसमें तो देखो 3 कॉमन था चला गया, अब बचा है 2 और 2, 2 और 2। इसके बाद इसमें देखो 3 कॉमन के रूप में चला गया था, बचा है 5। इसके बाद नीचे आओ, नीचे इसमें 3 चला गया था, बचा है 7। अब इसका गुणा करेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि एलसीएम कितना है। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 2 12, 12 पंचे 60, और 60 का करेंगे 7 से 6 सत्ते 42, आएगा 420। एलसीएम आएगा 420, एचसीएफ आएगा 3, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ निकला है 3। यही दोनों बनाएंगे हमारे आंसर, एचसीएफ और एलसीएम। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 हल हो गया है, सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 पहले नोट करेंगे। सवाल नंबर 2 में है 17, 23 और 29। ये 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। अभाज्य गुणनफल निकालने के बाद एचसीएफ और एलसीएम वहीं से निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे हम अभाज्य गुणनफल। एक चीज़ और है इसमें, आप देख रहे हैं कि ये तीनों संख्याएं पहले से ही अभाज्य संख्या है, तो इनमें से गुणनफल निकलेंगे क्या? अब जैसे 17 है, 17 का निकलेगा 17 गुणे 1। जैसा कि हमने बताया था कि जो भी संख्याएं अभाज्य होंगी वो सिर्फ या तो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। तो यहाँ 17 जो है अभाज्य संख्या है, यह 17 से कटेगी, यह 1 से कटेगी, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। जो संख्या किसी तीसरी संख्या से कटेगी वह अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या कहलाएगी, इसलिए यह संख्या अभाज्य है। अब 23 के क्या होंगे गुणनफल? 23 का भी अभाज्य होने के कारण 23 और 1 आएगा। इसके बाद 29 भी अभाज्य है, 29 में भी यही है। अब हम एचसीएफ क्या कैसे निकाल रहे थे? एचसीएफ निकाल रहे थे जो तीनों में कॉमन, तीनों में क्या जितनी भी संख्या होंगी उनमें जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होता था। इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक कॉमन है का मतलब एचसीएफ जो है 1 आएगा। और इसके बाद एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा जो कॉमन था वो लेते थे और जो कॉमन नहीं बचता था वो भी लेते थे। इसमें मान लीजिए एक कॉमन चला गया तो इसमें बचा 17, 23, 29, तो 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। या फिर हम यह भी कह सकते हैं जब कोई कॉमन ही नहीं था तीनों संख्याएं आना ही था। अब इनका यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अब हम इनका यदि गुणा करेंगे तो आएगा 11,339, 11,339। ये हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ आएगा 1। एलसीएम ये हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 8, 9 है और 25, 3 अंक दिए हुए हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 के भी हम पहले अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। 8 का 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 1 बार। इसके बाद 9 के भी निकालेंगे, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। 25 का भी निकालेंगे, 25 का 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार। अब इसके बाद 8
के निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 के निकले हैं 3 गुणे 3। अब इसके बाद 5 25 के निकले हैं 5 गुणे 5। अब एचसीएफ इसका निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब देखेंगे पहले एचसीएफ निकालने के लिए इसमें कॉमन कौन सा है, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। कॉमन तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, जब कॉमन कुछ नहीं होता तो एचसीएफ 1 होता है। अब इसके बाद एलसीएम इसका निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, जो कॉमन होता था उसको एक बार लिखते थे और जो कॉमन नहीं होता था उन सारी संख्याओं को लिखते थे। इसमें जब कोई कॉमन नहीं है तो सारी संख्या लिखी जाएंगी, सारी संख्या जब लिखी जाएंगी तो ये पूरा लिखा जाएगा और ये पूरा 8 है, सीधा सीधा 8 लिख देंगे। इसके बाद इसको भी पूरा लिखना होगा 3 गुणे 3 की जगह पे हम सीधा गुणे 9 लिखेंगे। और इसके बाद फिर 5 गुणे 5 भी लिखना होगा, 5 गुणे 5 लिखने से अच्छा है 25 लिख देंगे। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे, 25 का गुणा 8 से करेंगे 200 हो जाएगा और 200 का गुणा 9 से करेंगे 2 9 18, 1800 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1800। एलसीएम आया 1800 और एचसीएफ आया 1। यही हो जाएंगे आंसर। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है ये एचसीएफ 306 657 बराबर 3 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है जो अंक दे रखा है ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, इनका जो एचसीएफ निकाला गया वो 9 बता रहा है और इन्हीं का जो 306 और 657 का एलसीएम पूछ रहा है। तो हमको एक सूत्र पता है, पहला पद इंटू दूसरा पद बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, वही वाला सूत्र इसमें लगेगा। हमको दोनों पद दे रखा है और एक एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमको निकालना है। हम हल करेंगे इसको कैसे, हम हल करेंगे। पहले तो लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पहला पद दे रखा है, फर्स्ट पद दे रखा है, लिखेंगे पहला पद लिख सकते हैं 306 लिख भी सकते हैं, फर्स्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पद दे रखा है, सेकंड पद कितना दे रखा है 657। इसके बाद एचसीएफ भी दे रखा है, लिखेंगे एचसीएफ कितना दे रखा है 9। एक पद हमको पहला पद 306 और दूसरा पद 657 है, जिसका एचसीएफ 9 निकला है और एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा दे, एक समान है कुछ भी मान लें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उसी सूत्र में रखेंगे। सूत्र क्या था, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर था एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अब देखो इसमें पहला पद भी दे रखा है, दूसरा पद भी दे रखा है, तीसरा और एचसीएफ भी दे रखा है। एक्स हमने मान ही लिया है, एलसीएम को रख देंगे मान, ये हो जाएगा 306 + 657 बराबर आ जाएगा x इंटू 9। इस 9 को इधर ले आएंगे, इधर लाने का अच्छा है x बराबर लिख देंगे 306 × 657। इस 9 को हम इनकी तरफ लाएं, इधर लाएं, इसका मतलब 9 कहाँ चला जाएगा, x से उस तरफ चला जाएगा, गुणे में है बटे में चला जाएगा, 9 आ जाएगा। x का मान इससे इसको काट देंगे, ये कटेगा 9 से 9 7 63 और इसके बाद 27 9 27। अब आ जाएगा ये 306 × 73। अब इसका गुणा किया जाएगा तो आएगा कितना 22 33 8। ये हो जाएगा एलसीएम, x का वैल्यू था एलसीएम माने थे और ये आ गया एलसीएम, लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 2 3 3 8। यही हो जाएगा आंसर। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें 6 की पावर n हो या कोई भी संख्या हो, यदि 0 पर समाप्त होना है उसमें उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें से 2 और 5 आना अनिवार्य है।
अगर 6 हो या 8 हो, 12 हो या 22 हो, 25 हो, 48 हो, 52 हो, कुछ भी हो, कोई संख्या हो, यदि अगर उसको 0 पर समाप्त होना हो तो उसमें से 2 और 5 आना अनिवार्य है। एक बार, कम से कम एक बार, उसमें जो उसके अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे उन अभाज्य गुणनखंडों में से कम एक बार तो आना ही चाहिए। 2 बार 3 बार आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन कम से कम एक बार तो 2 और 5 आना ही चाहिए। अगर सिर्फ 2 आ रहा है तो भी अभाज्य, तो भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। यदि सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तब भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। यदि दोनों एक बार आ जाए, सिर्फ एक बार आ जाए तो वह 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर एक बार भी नहीं आ रहे तब वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे क्या, पहले तो हम इसमें लिखेंगे यदि किसी भी संख्या को, पहले हम लिखेंगे यदि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 5 आना, एक बार आना अनिवार्य है। लेकिन यदि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 एक बार लिखेंगे, कम से कम एक बार आना चाहिए, एक बार आना अनिवार्य है। कम से कम एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाए, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार आना अनिवार्य। अब हम करेंगे क्या, अब हम लिखेंगे, अब इसकी जो 6 है, 6 के गुणनखंड करेंगे, कितने 2 × 3 आएगा। सीधा करके देख लेंगे, 6 अगर 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। इसके जो गुणनखंड आए हैं 2 और 3 आए हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है, और दोनों का आना अनिवार्य है। दोनों कम से कम एक बार आना अनिवार्य है। 2 आएगा तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ अगर 5 आएगा तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों आएंगे और कम से कम एक बार आएंगे तो ही काम है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब हम लिखेंगे अतः 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य खंड में 2 × 5 नहीं है। तो इसके जो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसमें 2 × 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यह पूरा आपको लिखना है और इसके बाद यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर लिख देना है। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। अब पहले इसको थोड़ा समझो, उसके बाद इसको हल कैसे करेंगे तब समझ में आएगा। समझना कैसे है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ का मतलब ऐसे मैदान के चारों ओर है। इसके बाद एक लड़की है सोनिया जो 18 मिनट में इस मैदान का पूरा चक्कर लगाती है, और एक लड़का है रवि जो 12 मिनट में इस मैदान का चक्कर लगा लेता। मान रहे हैं कि यहाँ से मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है रवि। दोनों चक्कर लगाते हैं, सोनिया 12 मिनट टाइम लगता है 18 मिनट चक्कर लगाने में और रवि को लगता है 12 मिनट चक्कर लगाने में।
मान लीजिए यहाँ से दोनों चलते हैं और कह रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कह रहा है कि एक ही स्थान से, मान लीजिए ये स्थान है और एक ही दिशा में, एक ही स्थान से एक ही दिशा में और एक ही टाइम पे चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः इस स्थान पे मिलेंगे, ये कह रहा है। वैसे अगर पूरा दिन चलेंगे तो कई बार मिलेंगे, चलते रहेंगे तो कई बार मिलेंगे, लेकिन कह रहा है इसमें कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे? पुनः। इसका मतलब है जब वो चक्कर लगा रहे होंगे तो सबसे पहले पुनः वो कब प्रारंभिक स्थान का मतलब यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि हमको जो है कुछ ऐसा वैल्यू निकालना है, ऐसी संख्या निकालनी है कि दोनों का जो है सेम आ जाए, दोनों सेम आ जाए। और सेम कब आएगा? जब हम एलसीएम निकालेंगे। इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो दोनों संख्याएं जिस संख्या को काट रही होंगी वो संख्या हमको पता चल जाएगी। तो उस वैल्यू को हम मान लेंगे कि इस समय, इतने समय बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे होंगे। अब इसको हम हल करेंगे कैसे? सिर्फ इसमें और कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालना है, बस पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे होंगे। अब हमको करना क्या है? इसमें एलसीएम निकाल, हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं का एक साथ ले लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा, अलग अलग निकालने से अच्छा है। इसके बाद अलग अलग गुणनखंड से अच्छा है एक ही बार में हम कर लेंगे, एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 6 और ये हो जाएगा 9, फिर 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 2 3 6, ये नहीं कटेगा। इसके बाद इसको 3 से काटेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। इसके अब लिख लेंगे हम एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, हो जाएगा 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 ते 36। इसका मतलब 36 मिनट आया है। 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर रवि और सोनिया मिल जाएंगे।